अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस लेक्चर में हम एचटीपी मतलब हाउस ट्री पर्सन टेस्ट पर गुफ्तगू करेंगे, जो कि एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट या टेस्टिंग के लिए। हम जानेंगे कि एचटीपी होता क्या है, ये क्या मेजर करता है, इसके डेवलपर कौन है, इसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया जा सकता है और किस तरह से इंटरप्रिटेशन की जा सकती है उस डाटा की जो कि हम कलेक्ट करते हैं हाउस ट्री पर्सन टेस्ट में, जो कि बेसिकली कुछ पिक्चर्स या ड्राइंग्स होती हैं जो कि हम बनवाते हैं क्लाइंट या सब्जेक्ट से। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, एचटीपी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और एक प्रोजेक्टिव टेस्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि अनकॉन्शियस को रिवील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एचटीपी को 1958 में जॉन बक ने डेवलप किया था और फिर इस टेस्ट को अपडेट किया गया था इन 1969। एचटीपी में हम करते क्या हैं? एचटीपी में हम किसी सब्जेक्ट या क्लाइंट से 3 पिक्चर्स या ड्राइंग्स बनवाते हैं, हाउस, ट्री एंड पर्सन की। अब ऐसा हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम 3 मुख्तलिफ A4 साइज़ शीट्स पर ये तीनों पिक्चर्स सेपरेटली बनवा सकते हैं, या फिर हम एक ही A4 साइज़ पेज पर तीनों पिक्चर्स बनवा सकते हैं। जो रिकमेंडेड है वो ये है कि तीनों पिक्चर्स को सेपरेटली 3 मुख्तलिफ A4 साइज़ शीट्स पर बनवाया जाए। ऐसा क्यों रिकमेंडेड है वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, जॉन बक ने हमें मैनुअल भी डेवलप करके दिया था एचटीपी का। जब हम इन ड्राइंग्स को बनवा लेते हैं तो फिर इन ड्राइंग्स को हम मैनुअल के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें सर्टेन गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा क्योंकि जॉन बक का बनाया हुआ मैनुअल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव है। ये एक्सटेंसिव था इसी वजह से, और लोगों ने भी कुछ एचटीपी के शॉर्टर वर्जन्स जो हैं वो डेवलप किए। लेकिन हम जॉन बक की दी गई इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करेंगे जब हम इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन पर आएंगे। अब हम एचटीपी का रैशनल देख लेते हैं। जॉन बक का मानना था कि जब हम ये 3 ड्राइंग्स बनवाते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, तो बेसिकली इन ड्राइंग्स की इंटरप्रिटेशन हमें एक्सेस देती हैं टू दैट इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियस, और उसके अनकॉन्शियस में जो छुपे उसके इमोशंस हैं, या जिन्हें हम रिप्रेस्ड इमोशंस या थॉट्स बोलते हैं, या हिडन डिज़ायर्स या मोटिव्स हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली जो भी ड्राइंग्स इंडिविजुअल ने बनाई होती हैं वो उसके अनकॉन्शियस को रिवील कर रही होती हैं। कैसे कर रही होती हैं वो हम आगे चलकर इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करेंगे। रैशनल के बाद पर्पस है। प्राइमरी पर्पस अगर एचटीपी का देखा जाए तो वो पर्सनालिटी असेसमेंट है, लेकिन पर्सनालिटी असेसमेंट के अलावा एचटीपी को ब्रेन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स की असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं शुबा हो कि किसी इंडिविजुअल को किसी किस्म की न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है तो हम एचटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम बुनियादी तौर पर एचटीपी का इस्तेमाल देखेंगे इन पर्सनालिटी असेसमेंट और टेस्टिंग। रैशनल और पर्पस के बाद नाउ वी विल सी on which population it is usually administered and how much time is required for its administration। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ओवर द एज ऑफ 3 किसी के ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 2 ढाई साल का है तो फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसकी उम्र 3 साल से ज़्यादा है तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ बच्चों पर कर सकते हैं वहाँ डेफिनेटली हम एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स पर भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर टाइम ड्यूरेशन है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑन एवरेज 40 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक का वक्त दरकार होता है फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन।
तो जो आपने 3 पिक्चर्स या ड्राइंग्स बनवानी है क्लाइंट या सब्जेक्ट से, तो आप ये काम 40 मिनट से डेढ़ घंटे तक करवा लेते हैं। आप खुद से वैसे किसी किस्म की टाइम ड्यूरेशन जो है वो नहीं बताते क्लाइंट को, ठीक है? बस आपने उसे कहना होता है कि आपने जो है वो 3 ये मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर ये 3 ड्राइंग्स जो है वो बनानी है, और अमूमन 40 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे का टाइम जो है वो क्लाइंट्स जो हैं वो लेते हैं, और कुछ जो है वो 2 घंटे भी लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमें 2 चीज़ें जो हैं वो पता चल सकती हैं। वो ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल कम वक़्त लगाता है इन ड्राइंग्स को बनाने में, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा वक़्त लगा देता है, 2 ढाई 3 घंटे लगा देता है इन पिक्चर्स को ड्रा करने में, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड है। तो जितना ज़्यादा इंडिविजुअल टाइम लेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि उसमें किसी किस्म की न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है या किसी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि हम इसे ना सिर्फ पर्सनालिटी असेसमेंट बल्कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि पर्सनालिटी टेस्टिंग में तो एचटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी और फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आरआईएसपी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एचटीपी, और एचटीपी को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो जब आपने एचटीपी को एडमिनिस्टर करना होता है, तो डेफिनेटली आपके पास जो है A4 साइज शीट्स होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल के साथ अगर इरेज़र भी दे दें आप तो क्या ही बात है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है विच विल सी लेटर। उसके बाद डेफ़िनेटली आपके पास जो है वो मैनुअल होना चाहिए एचटीपी का, ताकि आप इंटरप्रिटेशन कर सकें उन ड्राइंग्स की कि आपका क्लाइंट या सब्जेक्ट ड्रॉ करेगा। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो पहले हम एक शीट देंगे और शीट देकर उसे कहेंगे कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हाउस की पिक्चर ड्रॉ करें, और जैसे ही वो ड्रॉ कर लेगा तो फिर हम नेक्स्ट शीट देंगे, उसके बाद फिर आखिरी वाली शीट देकर हम पर्सन की जो है वो ड्राइंग बनवा लेंगे, और उसके बाद फिर हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग ईच ड्राइंग, ठीक है? और वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा जनाब, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि इन क्वेश्चंस को आप हर एक पिक्चर की कंप्लीशन के बाद पूछ सकते हैं, या फिर तीनों की कंप्लीशन के बाद वन बाय वन क्लाइंट को पिक्चर दिखाकर पूछ सकते हैं सेपरेटली। तो ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जो पर्सन ड्रॉ किया है वो कौन है, मेल है या फीमेल है, उसकी उम्र क्या है, उसके साथ आपका ताल्लुक़ क्या है। और बाज़ औक़ात ना जब हम क्लाइंट को बोलते हैं ना कि पर्सन ड्रॉ करें, तो वो एक से ज़्यादा पर्सन्स ड्रॉ कर देते हैं। तो फिर हम ना सिर्फ क्लाइंट का जो है उस पर्सन या पर्सन्स के साथ रिलेशनशिप पूछते हैं, बल्कि उनका आपसी रिलेशन भी पूछा जाता है अगर क्लाइंट ने एक से ज़्यादा पर्सन्स बनाए हुए होते हैं तो। इसके अलावा हम ये पूछते हैं कि पर्सन का मूड किस तरह का है, क्या पर्सन हैप्पी फील कर रहा है या सैड फील कर रहा है, पर्सन को क्या करना जो है वो अच्छा लगता है। इसके अलावा क्या पर्सन को दूसरे लोग जो है वो लाइक करते हैं या नहीं, या इस पर्सन को या इन पर्सन्स को कभी किसी ने हर्ट तो नहीं किया, कौन इन पर्सन्स की जो है वो लुक आफ्टर करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इंडिविजुअल से पूछते हैं जब वो पर्सन की ड्राइंग बना लेता है। फिर हाउस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन यहाँ पर रहता है, आया कि वो हैप्पी हैं यहाँ पर रहने से या नहीं, लोग इस घर में जो है वो क्या करते हैं, इस घर का एटमॉस्फेयर किस तरह का है, सैड है, हैप्पी है, घर की जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो बंद हैं या खुले हुए हैं। फिर ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कौन सा ट्री है, इसकी उम्र क्या है, क्या ये फ्रेश ट्री है या डेड ट्री है,
ये ट्री जो है वो किस सीज़न में मौजूद है, क्या कभी किसी ने इसे काटने की कोशिश की है या नहीं, या इसके आसपास भी और ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करते हैं, या इस ट्री को पानी कौन देता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम तीनों ड्राइंग से रिलेटेड पूछते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं इंटरप्रिटेशन में। फिर नेक्स्ट वी हैव सम इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले आपने तीनों ड्राइंग्स को मैनुअल के साथ रखना होता है, और मैनुअल को फिर आप ओपन करते हैं और फिर हर एक ड्राइंग को उस मैनुअल में मौजूद पिक्चर से रिलेटेड गाइडलाइंस के साथ जो हैं आप कंपेयर करते हैं, और फिर साथ साथ जो हैं ख़ुद नोट्स बनाते जाते हैं। ठीक है, जिन नोट्स में आप या उस ड्राइंग की इंटरप्रिटेशन लिखते जाते हैं। हर एक की हम पहले जो है ना सेपरेटली इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर हम एक कलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिससे हमें इंडिविजुअल की जो है वो आप कह लीजिए कि सिंगल पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो तीनों ड्राइंग्स जो हैं वो अलग अलग एंगल से कुछ ना कुछ हमें बता रही हों इंडिविजुअल के बारे में, लेकिन जब आप तीनों की इंटरप्रिटेशन को कंबाइन करें और जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम चीज़ों को री इंटरप्रेट करें, तो आपके पास जो है वो क्लाइंट की एक सिंगल पर्सनालिटी जो है वो सामने आ जाए, या उसकी जो सिंगल या कोर प्रॉब्लम है वो आपको पता चल जाए। इसके अलावा ये भी याद रखें कि जो ट्री की फिगर है वो बेसिकली फादर से रिलेटेड क्लाइंट के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती है, और इसी तरह से जो हाउस वाली पिक्चर है वो मदर के साथ क्लाइंट के रिलेशनशिप को शो कर रही होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इन पिक्चर्स को इंटरप्रेट करना होता है। इसके अलावा याद रखें कि एचटीपी को मैंने बताया कि जहाँ पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ क्लिनिकल सेटिंग में बल्कि फोरेंसिक सेटिंग में। लेकिन याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम डायग्नोसिस नहीं दे सकते, बल्कि हमें इसके साथ कुछ फ़र्दर टेस्ट भी यूज़ करने पड़ते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एचटीपी जो है किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो आम तौर पे स्टूडेंट्स कह देते हैं कि जी ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। तो जस्ट ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए नहीं, बल्कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए क्लिनिकल सेटिंग और फोरेंसिक सेटिंग में इस्तेमाल होता है। तो जनाब ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ऑफ एचटीपी। अब हम ज़रा एनालिसिस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, कौन सी चीज़ें या कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं हर एक पिक्चर में किन चीज़ों को रिवील कर रहे होते हैं। और ये भी याद रखें कि जो यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं वो क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव होता है, मतलब नंबर्स की सूरत में यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि हम कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस के ज़रिए इंटरप्रेट करेंगे इन ड्राइंग्स को। अच्छा, जो यहाँ पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो दो तरह का होता है, इंट्रा सब्जेक्टिव एंड इंटर सब्जेक्टिव। इंट्रा सब्जेक्टिव का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस ऑफ ईच पिक्चर हम अलग-अलग जो है वो तीनों पिक्चर्स की इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और सेपरेटली उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद हम इंटर सब्जेक्टिव एनालिसिस पर आते हैं, जिसमें हम तीनों पिक्चर्स की जो इंटरप्रिटेशन होती है उनको हम कंबाइन करते हैं। उसकी वजह ये होती है ताकि हमें कोई एक क्लियर इशू पता चल सके, या हमें इंडिविजुअल की कोई सिंगल पर्सनालिटी का पता चल सके। ऐसा हम इस वजह से करते हैं। तो पहले हम इंट्रा सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं और फिर हम इंटर सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं पिक्चर्स का, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का हमें ख्याल रखना होता है, लाइक प्लेसमेंट ऑफ द ड्राइंग और पिक्चर के जो पेज या शीट हमने दी थी, उस शीट पर इंडिविजुअल ने कहाँ करके पिक्चर को ड्रॉ किया है। फिर अननेसेसरी पार्ट है, लाइक
एक ट्री है और ट्री के हाथ नहीं होते, लेकिन इंडिविजुअल ने ट्री के साथ जो है वो हाथ अटैच कर दिए हैं। या आमतौर पर अगर आप ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तो 3 हाथ नहीं होते, 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन किसी ने 3 हाथ बना दिए हैं। तो ये भी एक अननेसेसरी पार्ट है। इसके अलावा ओमिशन है कि कोई चीज़ ओमिट तो नहीं की हुई। लाइक किसी ने पर्सन की पिक्चर ड्रॉ की है, पूरा पर्सन ड्रॉ किया, लेकिन लेग्स ड्रॉ नहीं की, या कोई एक लेग ड्रॉ नहीं की, या माउथ ड्रॉ नहीं किया। ऐसा ना करना जो है हमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल के बारे में बताएगा। फिर प्रेशर ऑफ पेंसिल है कि कहीं ज़ोर लगाकर ड्राइंग तो नहीं बनाई गई। इसके अलावा फिर यूज़ ऑफ इरेज़र है, कहीं किसी चीज़ को मिटाया तो नहीं है। अगर मिटाकर दोबारा बनाने की कोशिश की गई है तो इस चीज़ की भी सिग्निफिकेंस होती है एचटीपी में। अब याद रखें कि अभी हम जो है वो थोड़ी-थोड़ी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर देखेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन जब आप करने के लिए बैठेंगे और मैनुअल को ओपन करेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी जिनको हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ बुनियादी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ना सिर्फ आपका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इन एचटीपी, बल्कि आपको असिस्ट करने के लिए इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एचटीपी। लेकिन आपको ईज़िली एलएमएस पर इसका मैनुअल जो है वो मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आप ड्राइंग्स को इंटरप्रेट कर रहे हों तो साथ मैनुअल को रखें और मैनुअल से थॉरली आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करें या जो है इंटरप्रिटेशन करें। तो जनाब, मैनुअल को आपने डाउनलोड करना है और अच्छे से इंटरप्रिटेशन करनी है बाय यूजिंग दैट मैनुअल। और मैं आपको एक टिप दूंगा अगर आप एक्सपर्टीज़ डेवलप करना चाहते हैं एचटीपी में। वो टिप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ड्राइंग्स बनवाएं, ठीक है, और फिर उन ड्राइंग्स को खुद से इंटरप्रेट करें। जितना ज़्यादा इंटरप्रेट करेंगे उतना ही आपको एचटीपी को यूज़ करना आएगा। अच्छा, जो अभी हमने एस्पेक्ट्स देखे हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, तमाम को नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैंने 2 दिए हुए हैं, प्लेसमेंट एंड अननेसेसरी पार्ट। बाकियों को आपको मैनुअल से देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनके हवाले से मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँगा। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, मतलब शीट पर ड्राइंग या पिक्चर जो है वो कहाँ करके क्लाइंट ने बनाई है। क्या उससे हमें किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है? जी हाँ, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर क्लाइंट ने टॉप ऑफ द पेज बनाई है पिक्चर, तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें फैंटेसी है या मैनिया है। अगर उसने मिड में बनाई है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल है। अगर उसने बॉटम ऑफ द पेज बनाई है पिक्चर, तो इसका मतलब ये है कि उसमें डिप्रेशन है। और अगर उसने राइट साइड पर बनाई है तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टिमिस्टिक है। और अगर उसने लेफ़्ट साइड पर बनाई है तो इसका मतलब ये है कि उसमें नेगेटिव थिंकिंग है। तो याद रखें कि जो प्लेसमेंट है या पोजीशन ऑफ ड्राइंग है ऑन द पेपर, वो हमें उसकी मेंटल स्टेट या पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। फिर अननेसेसरी पार्ट है, इसकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूँ। अगर कोई अननेसेसरी पार्ट कोई क्लाइंट या सब्जेक्ट ड्रॉ करता है तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो टची है, काफ़ी इमोशनल है और लेस है, उसमें रेस्टलेसनेस जो है वो पाई जाती है या उसमें मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट उसने ओमिट किया, वाला एक माउथ ही नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है वो कोई ना कोई मसला, उसको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है कि व्हेन ही और शी कम्युनिकेट्स। और अगर उसने किसी स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो रेज़ कर कर दोबारा से बनाया, तो इसका मतलब ये है कि उस पार्ट से रिलेटेड उसमें किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। या उसने शेडिंग की हुई है किसी स्पेसिफिक पार्ट में, तो इसका मतलब ये है कि जो है वो उसमें एंग्ज़ायटी है या उस पार्ट से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस है। तो डिटेल्स आपको सारी की सारी मैनुअल से मिलेंगी। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैनुअल को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से इंटरप्रिटेशन को अच्छे से सीख लीजिएगा।